नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। एनसीसी ऑनलाइन क्लासों में आपका फिर एक बार स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे डीपीएसपी और डीपीएसपी का कुछ आर्टिकल हमने कंप्लीट किया, जिसमें हम बात कर रहे थे आर्टिकल 44 की। आर्टिकल 44 जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत विवादास्पद आर्टिकल है। इसके बारे में अभी बार बार सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है। क्या है देखिए, इसको सिविल संहिता का मतलब सम्मान नागरिक संहिता, 44 जो आर्टिकल है वो कहता है सम्मान नागरिक संहिता। सम्मान नागरिक संहिता का मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए। समान कानून, तो क्या समान कानून नहीं है? समान कानून है, लेकिन या आपराधिक मामले हैं या अन्य जो भी मैटर है उनमें समान कानून है। लेकिन जब बात आती है धर्म की, धार्मिक मान्यताओं की, आपके कल्चर की, इसमें कई तरह की बातें करी गई है। जैसे आप लोग देख सकते हो, विवाह, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह अधिनियम, तलाक, गोद, उत्तराधिकारी आदि मामलों को लेकर जहाँ सिविल जो विधि है वो सम्मान है, वहीं जब आपकी पर्सनल धार्मिक मान्यताएं हैं, आपकी जो रीति रिवाज है, वहां पर लेके बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा है। बार बार अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम है और इन नियमों की आड़ में कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन होता है। जैसे आप समझिए इसको कि हिंदू विवाह में हमारे रीति रिवाज अलग हैं कि विवाह के लिए अलग से हमको पंजीकरण वगैरह कराना पड़ता है। वहीं मुस्लिम विवाह के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, जहां आप कह सकते हो कि एक मुस्लिम व्यक्ति जो है वो 4 शादियां कर सकता है, वो उनका पर्सनल लॉ बोर्ड है। वहीं यहाँ पर अगर हिंदू व्यक्ति है वो अपनी जिंदा पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। वहीं बात करी जाए तलाक की, बात करी जाए तो जहाँ हिंदू जो है वो तलाक देगा तो उसके लिए कोर्ट में उसे कई बार हाजिरी लगानी पड़ेगी। वहीं मुस्लिम जो लोग हैं वो तलाक का उनका अलग रीति रिवाज है कि 3 बारी बोला तलाक 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 और तलाक हो गया। यहाँ तक कि व्हाट्सएप मैसेज या फोन पे भी ऐसा करके किया जा सकता है। इसी तरह से गोद लेने की प्रथा है, उत्तराधिकारी की प्रथा है, ये सब चीजें अलग अलग लोगों में अलग अलग हैं। तो ये सम्मान नागरिक संहिता का उल्लंघन है। तो जब देश आजाद हुआ तो ये कहा गया था कि सब धर्मों के लिए जो भारत का नागरिक है उसके लिए सम्मान कानून होना चाहिए। लेकिन आज भी इस मामले को लेकर असमानता बनी हुई है और सम्मान नागरिकता संहिता लागू नहीं हो पाई है। मोदी जी की गवर्नमेंट ने अभी तलाक का जो मामला था इसके ऊपर कानून बना दिया है और इसके लिए उन जो वुमेन्स की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को यहाँ पर कुछ अधिकार मिले हैं, ये जरूर इसमें कर दिया गया है। तो यहाँ कह सकते हैं समान नागरिक संहिता तो अभी तक लागू नहीं हुआ है, सभी गवर्नमेंट प्रयास करती हैं, लेकिन एक ऐसा आर्टिकल है जो हर किसी के बस की बात नहीं है, यानी इसको छेड़ना ही नहीं चाहता और ये वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। आगे हम देखें तो कौन से राज्य में ऐसा है, तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर ये लागू है, बाकी भारत में कहीं भी ऐसा नहीं है। इसके आगे देखिए आर्टिकल 45 और 46 हम लोग लेते हैं। 45 में शिक्षा का प्रावधान है और 46 में SC ST के लोगों के लिए प्रावधान किया गया है। तो यहाँ 45 और 46 को याद करेंगे। 45 शिक्षा और 46 में SC ST, तो शिक्षा देंगे SC ST को। जैसे अभी हमने जो बात करा था 43-44 में निर्वाह मजदूरी का प्रबंधन कोड बनाएंगे
तो वहां पर हमने 44 को कंप्लीट किया। वहीं SC ST और शिक्षा 45 में शिक्षा, 46 में SC ST का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ हम लेते हैं 45 में क्या है, 45 में शिक्षा यानी राज्य ऐसी नीति बनाएगा कि 14 वर्ष से कम के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सके, ऐसी बात करी गई थी मूल संविधान में। लेकिन अभी हाल ही में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को अधिकार में डाला गया और इसको 3 जगह संशोधित किया गया। 3 जगह संशोधित किया गया। कहां किया गया आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ 86वां संविधान संशोधन हुआ, वो सबसे पहले भाग संख्या 3 में किया गया। भाग संख्या 3, और भाग संख्या 3 में आपने पढ़ लिया। कहाँ पे बताओ कौन सा था? 21A में जो आपने देखा बाद में जोड़ा गया। 21A में क्या कर दिया गया? शिक्षा को अधिकार बना दिया गया। शिक्षा को अधिकार बना दिया गया और उसमें लिख दिया गया बाकायदा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा पाना अधिकार है। उसके बाद हम लोग आए कौन से भाग में? भाग 4 में। भाग 4 अभी जो चल रहा है आपका नीति निर्देशक तत्व, ये फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया FR में। ये DPSP में कहा जोड़ा गया? देखिए वहां हम लोग अभी बात कर रहे थे आर्टिकल 45, तो यहाँ आर्टिकल 45 आएगा। तो 45 में पहले तो 14 वर्ष लिखा हुआ था, लेकिन अब इसकी जगह पे क्या लिख दिया गया? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा, और ऐसा राज्य कर भी रहा है। और तीसरी बात करें हम लोग कि तीसरी कहाँ जोड़ा गया? तो एक हमारा और है, कौन सा आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये आ गया FR फंडामेंटल राइट्स और DPSP चल रहा है। मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया, यानी FD में मान लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारा, उसमें भाग संख्या कौन सा है उसका? भाग संख्या 4 में क्या आएगा आगे वो है। और उसमें आर्टिकल जो हमारा 51 के है उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य क्या है कि अभिभावक का एक कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा प्रोवाइड करवाने का उनका कर्तव्य इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से आज शिक्षा को अधिकार बना दिया गया, और शिक्षा को अधिकार बनाने के कारण 6 से 14 वर्ष के बच्चों, जैसे आंगनबाड़ी खोली गई है, तो वहां पर उन बच्चों को ठहरने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। मुरमुरे वगैरह इस तरह की चीजें हैं, आप लोग देख सकते हैं। घुघरी वगैरह है, मुरमुरे हैं, और क्या कर सकते हैं आप लोग, आंगनबाड़ी में उन बच्चों को खिलाया जाता है। और अलग अलग तरह के फल वगैरह भी बांटे जाते हैं, यहाँ तक कि दूध जैसी व्यवस्था भी लागू की गई है, जब अभी गवर्नमेंट बोल रही है नहीं होगा। इस तरह की जो चीजें हैं वो 86वें संविधान 2002 के तहत ये एक अमेंडमेंट किया गया। उस अमेंडमेंट में 3 जगह अमेंडमेंट किया गया। मौलिक अधिकारों में किया गया, नीति निर्देशक तत्वों में किया गया, और मूल कर्तव्यों में किया गया। जहां FR में भाग 3 में किया गया, 21A में शिक्षा को अधिकार बनाया गया। वही DPSP आप जो पढ़ रहे हैं 45 आर्टिकल में 14 की जगह 06 लिख दिया गया। और ये ड्यूटी होगी कि 6 वर्ष तक के बालकों को, इसलिए बहुत सारी पाठशालाएं खोली गई हैं ताकि किसी का भी शिक्षा से वो वंचित नहीं हो सके। और 11वां जो आपका मूल कर्तव्य बनाया गया ये अभिभावक के लिए कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे, उनकी ड्यूटी होगी। तो इस तरह से ये आपका 45 कंप्लीट हुआ। 46 जो था आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 कहता है कि SC ST और कमजोर वर्ग यानी ये कह सकते हो आप लोग दुर्बल व OBC को ले सकते हैं के लोगों के लिए राज्य ऐसे प्रावधान करेगा कि उन्हें समुचित व्यवस्था करी जाए, उनकी शिक्षा का प्रबंधन किया जाए, उनको व्यवस्थाएं करी जाए। जैसे आप लोग स्कूलों में प्रवेश के लिए उनको वरीयता दी जाती है, वहीं उनको छात्रवृत्ति वगैरह दी जाती है ताकि वह अपना जीवन स्तर सुधार सकें। इस प्रकार की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाए। उसके बाद चलते हैं हम लोग 47 और 48 में।
48 में जहां उल्लेख किया गया जीवन स्तर की बात करी गई है और 48 में कृषि पशुपालन की बात करी गई है। तो यहाँ हम ट्रिक्स बनाए, जीवन सुधारेंगे खेती करके, जीवन सुधारेंगे कृषि या खेती करके। तो जीवन सुधारेंगे कृषि करके, इसमें हम लोगों ने सारे आर्टिकल्स एक साथ ही ले लिए क्योंकि ये आर्टिकल्स का कम्युनिकेशन बन रहा है यहाँ पे। देखिए 48A में वन्य जीव पर्यावरण सुरक्षा और 49 में राष्ट्रीय स्मारकों के बाद वनों की रक्षा होगी स्मारकों से, और 50-51 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से प्रतिकरण और 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति। तो कान को अलग करके शांति स्थापित करेंगे कार्यपालिका का न्यायपालिका से। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग करके क्या करेंगे, शांति, यानी कान को अलग करके शांति स्थापित करेंगे। तो कान को अलग कर देंगे तो शांति हो ही जाएगी वैसे भी। तो यहाँ भी एक का अध्ययन करें हम लोग। तो आर्टिकल 47 को लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 47 में राज्य की प्राथमिक ड्यूटी तय करी गई है, प्राथमिक कर्तव्य, राज्य का प्राथमिक कर्तव्य। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहां राज्य के प्राथमिक कर्तव्य की बात करी गई है? आर्टिकल 47 है। और ये आर्टिकल 47 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बात क्या करी गई है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि लोगों का जीवन स्तर, उसको पोषाहार में सुधार करेगा, उनके जीवन में सुधार करेगा, पोषाहार में सुधार करेगा। ऐसी उसकी प्राथमिक क्या होगी, ड्यूटी होगी। और इसके लिए जीवन सुधार में वो क्या कर सकता है, जैसे आप लोग ये लीजिए, आगे लिखा हुआ है मादक पदार्थों पर रोक, पर रोक। मादक पदार्थों का मतलब यहाँ अल्कोहल से लिया जा सकता है, यानी शराब से। तो सीधी सीधी बात करें तो आर्टिकल 47 शराब बंदी को इंगित करता है, शराब बंदी। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में शराब के ठेके बंद कर दिए गए, लोगों को बहुत परेशानी हुई, और उसके बाद में अचानक से इन ठेकों को खोल दिया गया, बहुत सारी भीड़ उमड़ गई। लेकिन ये राज्य की प्राथमिक ड्यूटी बनती है कि वह लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनके पोषाहार को सुधारने के लिए, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस से आपने देखा होगा कि हम सोशल डिस्टेंस की ओर जा रहे थे, लेकिन जहां बात करें ठेकों की तो वहां पर सोशल डिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो रही थी, इसलिए शराबबंदी कर दी गई। ऐसा राज्य कर सकता है। आर्टिकल 47 में इस बात का उल्लेख किया गया है, शराबबंदी का। तो शराबबंदी कर दी गई, उसके बाद उसको खोला गया, क्योंकि इसमें यह भी है कि राज्य की भी मजबूरी है कि जो आय का स्रोत है वो शराब ज्यादा है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने तो यही कहा था कि धीरे धीरे आप लोग इसको करें। कई राज्य ने शराबबंदी करी भी है, लेकिन ये लोकतंत्र है, इसे जनता को खुश करने के लिए, वोट बैंक के लिए वापस लिया जाता है। कई बार शराबबंदी के चक्कर में सरकारें गिर जाती हैं, दूसरी सरकारें आ जाती हैं, तख्ता पलट हो जाता है। इस तरह की जो बात है, इस वजह से शराब बंदी को, अब जैसे कोरोना वायरस में भी एक बार तो उसको रोका गया, फिर उसको खोल दिया गया। यहाँ तक कि कई बार भी सुनने में आया कि अभी एक शराबी को जब वो जा रहा था तो उसको पकड़ के पूछा गया कहाँ जा रहा है, मत पिया करो ये। तो उसने यहाँ तक कह दिया कि हम देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं सच्चाई ये भी है कि इससे जो आय होती है गवर्नमेंट को, वो अन्य स्रोतों में लगाई जाती है। इसीलिए अभी जब शुरू किया गया तो इसमें लगभग 20 से 25% की बढ़ोतरी करके पुनः ठेकों को खोल दिया गया। तो ये प्राथमिक ड्यूटी की बात करता है, जीवन स्तर सुधारने के लिए। जैसे नाप तोल जो है, उनके वाट वगैरह उनको चेक कर सकता है राज्य, कोई मिलावट कर रहा है तो उसको सजा दे सकता है। इस तरह के कई कानून बने हुए हैं। और शुद्ध के लिए युद्ध चला सकता है, जैसे फूड इंस्पेक्टर वगैरह की नियुक्ति होती है, तो वो जैसे त्योहारी सीजन में मिलावटी मावा बेचते हैं लोग, इस तरह का कुछ करते हैं तो उनको पकड़ा जाता है। ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों का जीवन स्तर सुधारेगा। शायद 47 कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं लोग आर्टिकल 48 की ओर। 48 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है? 48 का कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन में बात करी गई है। कृषि के लिए उन्नत किस्म तैयार करेगा, राज्य की ड्यूटी है कि उन्नत किस्म तैयार करेगा, प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा ताकि पैदावार को बढ़ाया जा सके। साथ ही पशुपालन की बात करी गई है। पशुपालन में
आप कह सकते हो पशुपालन नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाएगा, नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाएगा। दुधारू पशु जो है, दुधारू पशुओं को वध से रोका जाएगा, यहाँ तक कि गाय के वध को निषेध किया गया है। गाय के वध को निषेध किया गया आर्टिकल 48 में। ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि कई बार पूछा गया कि पशुओं के वध से संबंधित आर्टिकल कौन सा है नीति निर्देशक तत्वों का, तो आर्टिकल 48 है जो गाय के वध को रोकता है। गाय को हमारे यहाँ माता माना जाता है हिंदुओं के लिए, इस तरह से इसको रोका गया है। तो 48 में इस बात की गारंटी दी गई है कि आप लोग कृषि के लिए उन्नत किस्म पशुपालन करेंगे, दुधारू पशुओं को विस्तार किया जाएगा और गाय जैसे या दुधारू पशुओं का वध रोका जाएगा, राज्य का कर्तव्य होगा। उसके बाद फिर वही 48A का मतलब फिर से जोड़ा गया और 48 वन्य जीव और पर्यावरण रक्षा की बात करें, यानी पर्यावरण सुरक्षा की बात करता है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल है 48A जोड़ा गया, वही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और पर्यावरण की बात करेंगे, पर्यावरण सुरक्षा की बात करेंगे 48A में वन्य जीव हैं और उनके अलावा जैसे पर्यावरण रक्षा के लिए वन्य जीवों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया है और उसके बाद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1976 बनाया गया है। इस तरह के अधिनियमों के द्वारा वन्य जीवों को बचाया गया है। उसके बाद वनों की रक्षा होगी स्मारकों से। और स्मारकों का मतलब यहाँ हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, जैसे लाल किला है, ऐतिहासिक जो बिल्डिंगें हैं जो हमारी संस्कृति को प्रकट करती हैं, उनको बचाए रखने का ड्यूटी भी किसकी बनती है, उनके रख रखाव की ड्यूटी भी किसकी बनती है, राज्य की बनती है। ये बात भी 49 में करी गई है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करेगा, या ये कह सकते हो दो को मिलाया तो वनों की रक्षा करेगा स्मारकों के द्वारा। उसके बाद आर्टिकल 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का मतलब यहाँ ये कहा गया 50 में कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक हो जाएंगे तो अधिकारों का हनन हो सकता है, इसलिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रयास किया जाएगा। हमेशा दूरियां रहेंगी उनमें, जिसकी वजह से न्याय प्रभावित नहीं हो सके और सरकार मनमाने तरीके से काम नहीं कर सके। ये भी ड्यूटी बनती है किसकी, राज्य की। तो कान को अलग कर शांति स्थापित करेंगे। और अब हम लोग लास्ट में शांति स्थापित करेंगे। आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करी गई है। राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि चारों ओर शांति स्थापित हो, अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता से किया जाए, संधियों और जो भी वार्ताएं हैं उनका सम्मान किया जाए और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखे जाएं। इस तरह के प्रयास, क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है उसका आधार भी आर्टिकल 51 ही है, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित की जाए। इस तरह से आप लोगों का जो नीति निर्देशक तत्व था DPSP वो कंप्लीट हुआ। हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। आपने मुझे सुना, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास